नेशनलिज्म और नेशन की जब भी बात होती है, लोगों को लगता है कि नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ एक वॉर से आ सकता है, उसके अलावा तो कोई और जरिया है ही नहीं जिससे हम किसी भी नेशन को बना सके। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नेशनलिज्म अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको कल्चर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक एक कल्चर किसी नेशन को बनाने में पार्ट नहीं देगा, तब तक किसी भी तरीके का नेशन नहीं बन सकता। ऐसे में हम टॉपिक देख रहे हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ द नेशनल फीलिंग। अब ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था, रोमांटिसिज्म क्या था, वो देखते हैं। तो देखो, होता यह था कि सभी लोगों को लगता है वॉर्स इंपॉर्टेंट है, पर वॉर्स से कहीं गुना ज्यादा कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो वॉर है वो कितने टाइम तक चल जाएगी, 1 साल 2 साल, कुछ और साल तक भी चल सकती है। पर लोगों का जो कल्चर है वो पहले भी हुआ करता था, आज भी वो कल्चर है और वो कल्चर कल भी रहेगा। होता यह था कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे वो हमारे पेरेंट्स ने किया, जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो उन्होंने हमें सिखाया, वो कल्चर हम आगे जाके हमारी अगली जनरेशन को दे देंगे। तो ये जो कल्चर है ना, ये तो आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है। तो क्यों ना इस कल्चर से ही लोगों के बीच में, लोगों के मनों में एक नेशन, एक फीलिंग दिखाई जाए उन्हें, जिससे उन्हें लगने लगे कि हम सभी लोग जो हैं वो एक तरीके के हैं। तो कल्चर की इंपॉर्टेंस जो है नेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम कल्चर की ही बात करते हैं तो आखिर कल्चर होता क्या है। कल्चर देखो, जैसे कि हम है ना अपने आसपास में कई सारी पोइट्रीज सुनते हैं, कई सारी स्टोरीज हम सुनते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो हम इंडिया के अंदर हमारे ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ते हैं, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें हमें बताती है कि हमारे नेशन में ऐसे कई सारे वीर जो है वो हो चुके हैं पहले भी, जिन्होंने एक हमारी टेरिटरी बचाने के लिए कई बार कई सारे जो बाहर के लोग थे उनसे लड़ाई भी करी थी, कई सारी वॉर्स करी थी। उससे पता पड़ता है कि हमारा जो ये नेशन है ये वीरों का नेशन है, यहाँ पे कई सारे जो ब्रेव्स हैं वो पैदा हुए हैं। ऐसे में ये तो समझ में आ गया कि इस स्टोरी ने हमें क्या बताया कि हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने हमारे नेशन के लिए लड़ा था। तो हमें क्या लगने लग जाता है कि जब वो लोग लड़ सकते थे तो हमें भी तो लड़ना होगा। तो ये जो फीलिंग आई ना अचानक से, इसी को ही हम कल्चर कहते हैं। कल्चर जो होता है पोएट्रीज के थ्रू भी हमारे सामने आता है। जैसे कि कई सारी पोएट्रीज लिखी गई है जो लोगों के मनों में ये फीलिंग देती है कि हाँ, आप लोग सभी एक जैसे हो, आप सभी लोग इक्वल हो, ये पूरा जो नेशन है वो आप ही का तो है, और साथ ही ये नेशन किसने बनाया है, ये नेशन आपने ही तो बनाया है। ये सारी चीजें जो होती है वो हमें हमारी पोएट्री से, आर्ट से, कल्चर से, म्यूजिक से, इन सभी से हमें देखने को मिलती है। जैसे कि वंदे मातरम करके एक सॉन्ग बनाया गया था, एक मूवी के अंदर भी यूज हो चुका है वो वंदे मातरम। अब वंदे मातरम जो वो सॉन्ग था ना, उस वंदे मातरम को जब भी आप गाओगे, अगर जब भी आप सुनोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली एकदम यूं हो जाओगे कि हमारा नेशन जो है वो सबसे ग्रेट है, हमारे नेशन से ग्रेट तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना वो हमें बताती है कि जो कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है ना लोगों के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा होता है। जब भी कभी आप नेशनल एंथम सुनोगे तो आप एकदम यूं आके सीधे खड़े हो जाओगे कि क्यों, क्या है ये एक नेशनल एंथम है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, एकदम उसके लिए सीधा खड़े हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये हमारे लोगों ने हमें सिखाया है कि हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो जो कल्चर है ना वो ज्यादा जल्दी लोग ग्रैस्प कर लेते हैं एज कंपेयर टू वॉर्स। वॉर के अंदर टाइम भी बहुत लगता है, वॉर होने में भी, और वॉर के चलने के समय में भी देखा जाता है कि लोगों को प्रॉब्लम तो है, पर वो जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ समय के लिए बनी रहती है। पर अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो किया करते थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स किया करते थे, वो चीजें आज हम भी करते हैं। तो हमारे नेशनलिस्ट जो लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कल्चर का यूज करके लोगों तक नेशन की ये फीलिंग पहुंचाई जाए। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक आता है रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म इन टर्म्स ऑफ नेशन मूवमेंट। अब देखते हैं कि जो ये रोमांटिसिज्म है एक नेशन के लिए कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म आखिर था क्या, अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पूरे यूरोप के अंदर नेशन जो है वो बिल्ड हो रहे थे। तो ये देखा जाता है कि रोमांटिसिज्म का मतलब था उस समय एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो एक टाइप का नेशनल सेंटिमेंट जो है वो लोगों के अंदर बनाना चाहता था। इस टाइम में देखा गया कि जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी पोएट थे, वो ऐसी चीजें लिखा करते थे, ऐसी पोएट्रीज लिखा करते थे, ऐसे म्यूजिक्स बनाया करते थे, ऐसी स्टोरीज बनाया करते थे, ऐसे एक्ट्स बनाया करते थे, जिससे लोगों को ये लगने लगे कि हम सभी लोग एक हैं, हम सभी लोगों को लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? जो ये हमारे ऊपर अथॉरिटेरियन रूल आ चुका है, ये जो अथॉरिटी है ना, उससे हमें लड़ना होगा। ये चीजें लोगों को पता पड़ेगी। ये कब पता पड़ने लग गई थी? जब लोगों ने रोमांटिसिज्म का पीरियड देखा था। रोमांटिसिज्म का पीरियड समझ आ गया होगा कि ये कल्चर मूवमेंट था जिसमें लोगों के अंदर नेशनलिस्ट
सेंटिमेंट्स को बनाया जाने लग गया था। अब देखो कोई भी मूवमेंट चलता है ना, तो वो चलता है लोगों की बदौलत। हमने देखा हमारे इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट चलाए गए थे, तो नेशनल मूवमेंट चलाने वाले कौन थे? हमारे ही तो लोग थे। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। यही लोग तो थे जो मूवमेंट को कैरी ऑन कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस कल्चर मूवमेंट, जिसे हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, इसकी बात करें, तो इसको चलाने वाले लोग जो थे वो कौन थे? आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे। इन्होंने कहा कि लोगों के मनों में सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशंस, उसके बाद जरूरी है इंट्यूशंस, इसके बाद जरूरी है मिस्टिकल फीलिंग्स। जब तक ये चीजें लोगों में नहीं आएगी तब तक लोगों के मनों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बनाए नहीं जा सकते। और अगर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बात की जाए, तो इन आर्टिस्ट और पोएट्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था ये साइंस, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट। अभी तो हम किसी भी तरीके से 1 मिनट में क्वेश्चन कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता होगा, ये कोई फैक्चुअल बात थोड़ी है, इसका कोई रीजन थोड़ी है। ये सारी चीजें हमें साइंस में देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये आर्टिस्ट और पोएट्स ने कहा कि देखो, ये जितना भी ये सिस्टम चल रहा है ना साइंस का, ये जितना ग्लोरिफिकेशन है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों के मनों में तो इमोशन होना चाहिए, साइंस नाम की तो कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब लोग फैक्ट्स की बात करने लग जाएंगे, साइंस की बात करने लग जाएंगे, तो वो ऐसे कोई सेंटिमेंट्स उसके अंदर बिल्ड होने वाले नहीं है। अब जैसे जैसे रोमांटिसिज्म आगे बढ़ता गया, ये देखा गया कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो बिल्ड होने लग गए। उससे लोगों के मनों में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग आने लग गई। मतलब क्या था कि हमारा जो हेरिटेज रहा है वो एक जैसा ही तो रहा है, हम सभी लोग जो है एक जैसे ही तो रहे हैं हमेशा से। साथ ही कई सारे कॉमन कल्चर जो है हमारे पास में जो हमने निभाए हैं वो हमें पता पड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी हम इंडिया की बात करते हैं तो दिवाली है, इसके अलावा होली है, ये सब क्या है? ये हमारे फेस्टिवल्स है और ये हर साल से सेलिब्रेट होते आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें इनको सेलिब्रेट करने से क्या पता पड़ता है कि ये तो हमारा कल्चर है, हमें ये बताना है लोगों को कि हमारा कल्चर ये है, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे एक नेशन बिल्डिंग का भी आइडिया हम सामने ला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं ना जिन्होंने इस कल्चर को बड़ा ही डेप्थ में समझा। अब अभी तो हमने ऊपर ऊपर से बाउंड्रीज देखी इसकी कि हाँ एक कल्चर क्या हो सकता है। एक कल्चर जो सॉन्ग्स है, पोएट्रीज है, ये सब चीजें हो सकती है। पर ऐसे में एक जर्मन फिलोसोफर आते हैं जिनका नाम था जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर। इनने कहा कि देखो, हमने ये समझ लिया है कि जो कल्चर है वो पोएट, पोएट्रीज, इन सभी चीजों से आगे बढ़ता है। पर आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जल्दी इंपैक्ट करने वाला जो कल्चर होता है ना, वो होता है फोक। अब ये फोक कल्चर क्या होता है? तो देखो, मैं बात करता हूँ कि जैसे कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर दिवाली हर जगह सेलिब्रेट की जाती है। ओके, चलो अच्छी बात है। पर ऐसे कई सारे फेस्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे गुडला पूजन होता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो जोधपुर है या फिर जो हमारा राजस्थान है वहीं पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। राजस्थान के बाहर कहीं पे भी वो सेलिब्रेट नहीं किए जाते। अगर बात करें कि कोई व्यक्ति राजस्थान आएगा तो राजस्थान के उस फेस्ट से वो ज्यादा जल्दी रिलेट नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा ये कौन सा फेस्ट है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक उपछठ पूजा होती है बिहार के अंदर, उपछठ पूजा जो है उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कोई फास्ट वगैरह रखना होता है और दिन भर ऐसे खड़ा रहना होता है, ऐसा कुछ सीन होता है उस उपछठ पूजा में। तो उपछठ पूजा ने क्या सिखाया लोगों को कि ये जो कल्चर है ये कहाँ का है? बिहार का है। और कहीं इसको सेलिब्रेट किया नहीं जाए, पर बिहार में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा। अब पूरे नेशन के अंदर बिहार के जितने भी लोग होंगे वो उपछठ पूजन तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी हमने जोधपुर के अंदर गुडला पूजन देख लिया था। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये लोगों को बताती है कि देखो ये हमारा खुद का है। ठीक है, हाँ नेशन का भी है, पर ये सबसे पहले हमारा है। तो जोहानन ने कहा कि लोगों को यही सबसे पहले देना होगा। लोगों को सबसे पहले उनका जो एरिया का जो सबसे स्पेशल फेस्ट है या लोगों का जो एरिया है ना, वहां से उन्हें लिंक करना होगा। नेशन से बाद में लिंक करेंगे, पहले उन लोगों को अपने उस टेरिटरी, अपने एरिया से ही उन्हें रिलेट करना होगा। और वो रिलेट कब हो पाएंगे? जब वो अपना लोकल कल्चर समझेंगे। तो लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए जोहानन गॉटफ्राइड ने बताया। जोहानन गॉटफ्राइड थे कहाँ के? जर्मन के, मतलब जर्मनी के थे ये। तो ये जर्मन फिलोसोफर्स जो थे वो कहते हैं कि जो जर्मनी का असली कल्चर है ना, वो कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेगा। वो तो वहाँ के कॉमन पीपल जो होते हैं, दास वॉक्स हम जिन्हें कहते हैं, उनके बीच में ही हमें देखने को
मिलेगा। अगर हमें जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन करना है या फिर जर्मनी के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बिल्ड करने हैं, तो जरूरी है कि जो जर्मनी के फोक सॉन्ग्स है, फोक पोएट्रीज है, फोक डांसेस है, इनको सबसे ज्यादा हमें आगे प्रमोट करना होगा, ताकि लोग जो है बहुत जल्दी इनसे रिलेट कर सके। अब देखो, राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी होगा वो राजस्थान से बहुत जल्दी रिलेट कर जाएगा, गुजरात का गुजराती गुजरात से जल्दी रिलेट कर जाएगा। देखो अब होता क्या है ना, कि जैसे कि अगर कोई गुजराती है, ठीक है, अब वो गुजराती जो है कहीं पे भी साउथ साइड में आंध्र प्रदेश वगैरह चला गया, अब वहां पे तो सब अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, कन्नड़ वगैरह जो भी वहां की लैंग्वेजेस हैं उनको वो वहां पे बोलते हैं। अब अचानक से गुजराती वहां पे जाता है, उसको एक दूसरे गुजराती वहां देखने को मिल जाता है। अब वो दोनों जो गुजराती होंगे ना, वो गुजराती में ही बात करेंगे, वो कभी भी है ना कोई दूसरी वहां की खुद की लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं, वो गुजराती में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि गुजराती में उनको जो टेस्ट आएगा ना, क्योंकि वो टेस्ट उनकी खुद की भाषा का है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये लोगों को बताती है कि देखो, जो खुद के एरिया का सिस्टम होता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। आगे हम बात करते हैं एक और, हमारे कैरोल कार्पेंस्की करके एक व्यक्ति आते हैं, जिनका ये कहना था कि देखो, मुझे नेशनल बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूशन तो देना है। तो ये क्या करते हैं, कैरोल है ना, ओपेरा करा करते थे, ओपेराज बनाया करते थे, ओपेरा के अंदर म्यूजिक वगैरह को कुछ इनका काम रहता था। तो इन्होंने कहा कि मुझे नेशनल बिल्डिंग करनी है, नेशन को बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं जो ओपेरा करता हूं ना, उस ओपेराज के अंदर भी मैं अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को बताना शुरू कर देता हूं लोगों को, ताकि लोगों जो भी लोग उसके सुनेंगे उन्हें भी लगने लग जाएगा कि हाँ, नेशन तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें बनाना ही होगा। साथ इसी के साथ देखा जाता है, जैसे पोलनाइज हो गया, मजूका हो गया, इसके जैसे कुछ डांसेस होते थे जो एक सिंबल बन चुके थे वहां के फोक कल्चर का। तो फोक कल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है लैंग्वेज का। देखो, लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? तो देखो, आप लेट सपोज आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, हिंदी लगभग सब लोग जानते हैं, आप हिंदी बोलते हो, हम भी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। हम लेट सपोज बाहर किसी कंट्री के अंदर जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, वहां पहुंचते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर सभी लास्ट हम गए थे इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां पे सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर एक पर्सन होता है जो इंडियन होता है, हम उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, वो हिंदी भाषा में बात कर लेता है, और उससे बातें करने का फिर मजा ही अलग आता है। भले हम उसे नहीं जानते, वो कहाँ से कहाँ के रहने वाला है, क्या काम करता है, क्या वो उसमें जॉब में रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे बात करने लग जाओगे और बात करते ही जाओगे, क्योंकि वो हिंदी में जो टेस्ट आएगा ना आपको बात का, उसका अलग ही मजा है। तो ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है कि जो लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है असली मायने में अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें, तो एक जगह हमें बहुत जल्दी पता पड़ जाती है। वो पता पड़ती है जब किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाता है। होता कुछ ऐसा है, पोलैंड की कहानी है। पोलैंड को उसके आसपास की जो कंट्रीज होती है, या फिर उसके आसपास के जो भी उस टाइम के एम्पायर थे, रशियन एम्पायर था, उसके साथ में पर्शियन थे, उसके साथ में ऑस्ट्रिया था, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, पोलैंड की जो पूरी टेरिटरी होती है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और साथ ही कब्जा करने के बाद उसे अपने आपस में बांट भी लेते हैं। अब होता यह है कि जो रशिया होता है ना, वो बड़ा ही क्रूअल होता है। वो क्या करता है, रशिया उस पोलैंड को जो भी उसने पार्ट एक्वायर किया था, वहां पे जितनी भी स्कूल्स होती है ना, वहां से पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने हटा दिया था। पोलैंड था, पॉलिश लैंग्वेज यूज होती थी स्कूल्स में भी, तो वहां से उस पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया और वहां पे उन्होंने अपनी रशियन लैंग्वेज को घुसा दिया। उन्होंने बोला कि अब तो ये रशिया का पार्ट है, तो यहाँ की स्कूल्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज के अंदर ही एजुकेशन होनी चाहिए। तो रशिया क्या करता है कि सारी एजुकेशन का जो मीडियम होता है वही चेंज कर देता है। अब लोगों को बड़ा ही गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि हमारा ही नेशन, हमारी ही ये टेरिटरी है और इसके अंदर आप कब्जा कर रहे हो, और हमारे ऊपर आपकी खुद की जो लैंग्वेज है वो हमारे ऊपर डाल रहे हो। ऐसे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो 1831 के अंदर इन गुस्साए हुए लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ये कहते हैं कि चलो अब हम एक काम करते हैं कि एक हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो एक आर्म्ड रेबेलियन करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी से लड़ने की एक कोशिश करते हैं। वो आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होता है कि उन लोगों के पास हथियार भी होते हैं, हथियारों के साथ वो अथॉरिटी से लड़ना शुरू हो जाते हैं। पर हम बात कर रहे हैं रशिया की, जो उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल और एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करता था। तो ऐसे में उस बड़े एम्पायर के पास पावर होने के कारण वो क्या करता है कि उस पूरे रिबेलियन को दबा देता है। रिबेलियन तो खत्म हो जाता है, पर लोगों को ये समझ में आ गया था कि अब है ना, ये जो लैंग्वेज है ना, इससे ही हम इस रशिया को मजा चखाने वाले हैं, क्योंकि जो ये हमारी लैंग्वेज है ना, ये हमारे लोगों को कनेक्ट कर सकती है। और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने क्या किया, हर जगह पे अपनी पॉलिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया, जहां पे वो उस लैंग्वेज का यूज कर सकते थे। अगर बात की जाती है
जैसे क्लर्जीज की बात की जाती है, बिशप्स की, वो लोग क्या करने लग गए कि जो चर्च होते थे, चर्च की जितनी भी गैदरिंग्स हुआ करती थी, वहां पे सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। साथ ही चर्च जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देता था वो भी सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज के अंदर ही होता था। स्कूल्स के अंदर तो बैन कर दिया था, पर चर्च के अंदर अभी भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था, ताकि वो जो पॉलिश लैंग्वेज है ना उसको बचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि पोलैंड के अंदर पॉलिश लैंग्वेज खत्म हो जाए और सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बची रह जाए। तो ऐसे में चर्च ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर जो अथॉरिटीज थी ना, रशियन अथॉरिटी, वो समझ चुकी थी कि ये जो चर्च है ना ये कुछ गलत कर रहे हैं। वो एक इनके ऊपर एकदम रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, देखते हैं, करते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। उन्हें पता पड़ता है कि जो ये चर्च है ना ये पॉलिश लैंग्वेज का यूज करके लोगों के मनों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अथॉरिटीज क्या करती है, क्लर्जीज और जितने भी प्रिस्ट होते हैं, जितने भी बिशप्स होते हैं ना, उनको पकड़ने लग जाती है और उनको पकड़ के वो साइबेरिया भेज देती है कि आप जो है साइबेरिया चले जाओ, क्योंकि आप जो है रशियन लैंग्वेज के अंदर अपना जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, रिलीजियस टीचिंग है, वो नहीं दे रहे हो। और इसका मतलब यही है कि आप जो है रशियन एम्पायर को आप अपोज कर रहे हो और ऐसा हम आपको नहीं करने देंगे। और इसी बात पे कई सारे क्लर्जीज और कई सारे प्रिस्ट बिशप्स को भेज दिया जाता है सर्बिया। पर उससे है ना लोगों के मनों में ये तो समझ में आ गया था लोगों को कि जो पॉलिश लैंग्वेज है ना वो अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारे लिए हमारे एक सिंबल बन जाएगी कि जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस रशियन एम्पायर के अगेंस्ट, ये रशियन जो भी डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है इसके अगेंस्ट में हमारा सिंबल बन जाएगी। तो लोग क्या होते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत मतलब लाइक जितना कर सकते थे उतना सब कुछ वो करते हैं ताकि वो अपनी इस पॉलिश लैंग्वेज को बचा सके। साथ ही इस पॉलिश लैंग्वेज का जो एग्जिस्टेंस है, ये पॉलिश जो कल्चर है, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिशें करते हैं। आप ये देख सकते हो एक रिलीजियस गैदरिंग से जिसके अंदर ये जो हमारे पृष्ठ देखने को मिल रहे हैं वो पॉलिश लैंग्वेज के अंदर कुछ पढ़ रहे थे, जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ लोग जो है चाहते थे कि उनकी पॉलिश लैंग्वेज जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो बच्चों आज के इस सिस्टम में इतना ही था, आज का वीडियो इतना ही था। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर वीडियोस बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार चाहिए तो आप स्कोप शाला की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।